नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनपीएस निजीकरण के दूरगामी परिणाम। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि निजीकरण के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं और अंततोगत्वा सुझाव। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि एनपीएस और निजीकरण ये दोनों अलग अलग पहलू नहीं हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जो निजीकरण होता है, निजीकरण का तात्पर्य होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनका निजी क्षेत्र में हस्तांतरण, जो कि मुख्यतः दो तरीके से होता है। पहला होता है विनिवेश, जिसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर के शेयर हैं उसको निजी क्षेत्र में बेच दिया जाता है। दूसरा होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, यानी मालिकानापन, जो हक है उसका हस्तांतरण कर दिया जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनको पीएसयू कहते हैं, इनकी बोली लगाई जाती है। और बोली लगाने के बाद जो भी निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं उसमें सबसे बड़ी बोली लगाते हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कर दी जाती है। हालांकि इसमें धांधागर्दी के, भ्रष्टाचार के बहुत से चांसेज होते हैं, जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र के जो भी मालिक होते हैं वो कहीं न कहीं साठ-गांठ बड़े बड़े राजनेताओं से करके उसको एन केन प्रकार कम बोली पर उसको अपने हाथ में कर लेते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं निजीकरण के कारण क्या है। तो निजीकरण का सीधा और स्पष्ट कारण है सरकारी तंत्र की विफलता या उस कार्य को करने में अक्षमता, लगातार हो रहा घाटा, जिसके कारण से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भी हैं पीएसयू, उनको सरकार को बंद करना पड़ता है और निजी क्षेत्रों को देना पड़ता है। अब आइए चर्चा करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जोखिम का हस्तांतरण हो जाता है। सरकार अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है जिससे कि उसका नाम खराब हो, तो कुल मिलाकर के वो निजी क्षेत्र को चला जाता है। इसके साथ साथ में इसका फ़ायदा होता है राजस्व के संग्रह के कुछ न कुछ उपाय बन जाते हैं। जैसे कि जो सड़कें दी जाती हैं, पुल निर्माण के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है निजी क्षेत्र के उपक्रम जो भी है अपना लागत लगाते हैं और एक समय सीमा के लिए वो टॉल लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें कि शेयर होता है सरकार का और निजी कंपनी का। तो ये किस्म से कहीं न कहीं आय का स्रोत भी बन जाता है। जाहिर सी बात है अगर निजी क्षेत्र को इसको दे रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा होता है गुणवत्ता में सुधार, क्योंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र में एक ही मालिक होता है जो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और दूरगामी योजनाएं बना सकता है। साथ ही साथ उसे कर्मचारी या उसके एम्प्लॉय सस्ते दर में मिल जाते हैं। उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको इतना वेतन देना है, कोई जॉब प्रोफाइल फिक्स नहीं होती है। तो इस तरह से कहीं न कहीं गुणवत्ता में भी सुधार हम कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ढेर सारे पुल गिरते हैं, ढेर सारी सड़कें भी ख़राब होती हैं। इसके अलावा लागत में कमी भी हो सकती है, उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकती है कुछ समय के लिए। क्योंकि लागत में कमी इसलिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो भी है लागत उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारा इधर उधर खर्चे होते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बिना लेन देन के कोई कार्य होता नहीं है। तो अगर आज के ज़माने में अगर किसी भी सरकारी उपक्रम की आप बात करें तो उसमें कहीं न कहीं उसके बजट को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे, और साथ ही साथ अगर आप बात करें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तो कर्मचारियों के हित का भी ध्यान देते हैं। एक निश्चित होता है, उसमें बहुत सारे जोखिम होते हैं, किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है उसको मुआवजा देना पड़ता है। इस तरह से ढेर सारे बिंदु हैं जिसके कारण से पीएसयू में यानी पब्लिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हैं उसमें उत्पादकता में उस लेवल पे वृद्धि नहीं हो पाती है जिस तरह से निजी क्षेत्र में हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है HCL, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया 2001 में, और वो एयर इंडिया के नाम से अभी चल रहा है। क्योंकि उस समय काफ़ी उसको सरकार को उसमें घाटा हो रहा था, और ये HCL संस्था ये घाटे में चल रही थी, लगभग 15 मिलियन घाटे में लगभग चल रही थी, जो कि आंकड़ों के हिसाब से है। दूसरा एग्जांपल है आपका BSNL, जो कि किसी से छिपा नहीं है। BSNL को ज़्यादातर उसके शेयर्स हैं और उसको टाटा के हाथ में बेच दिया गया।
अब ये बात आती है मित्रों कि जैसे कि BSNL को बंद कर दिया गया। BSNL की हम बुराई करते थे, BSNL में ये कमी है, BSNL में वो कमी है, लेकिन अगर हमने BSNL सरकारी उपक्रम को बंद कर दिया और उसको निजी क्षेत्र के हाथों बेच दिया, तो अब क्या हो रहा है? अगर आप एग्ज़ाम्पल लें रिलायंस जियो का, शुरू में क्या हुआ, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया फ्री में, सबको फ्री में जो है आपको आप कनेक्शन लीजिए और आपको जो है निःशुल्क डेटा मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो चाहे वो आपका रिलायंस हो, चाहे आपका जियो या दूसरा एयरटेल है, इसके अलावा और भी हैं आपके, वोडाफोन का भी है। लेकिन क्या है कि अब जो है सरकार इस पर लगाम नहीं लगा सकती है कि आप इतना रेट फिक्स करें। तो इसके फ़ायदे तो हैं, बट आगे हम लोग नुकसान की भी चर्चा करेंगे। इस पर एक बहुत प्यारा सा मुझे एक चुटकुला याद आया कि एक हमारे मोबाइल में आया था, उसमें दिया गया था कि एक बार जो है अंबानी ने पार्टी दिया और पार्टी में ढेर सारे लोग आए। वहाँ पर सारा खाना पीना सब कुछ फ्री था, बड़ा सा होटल था। लेकिन एक बात थी, होटल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो क्या हुआ, सब लोग को एक टाइम लिमिट के लिए वहाँ पर रहना था, कितनी देर रहना है, उसके बाद जाना है, तब ताला खुलेगा। अब क्या हुआ कि सब लोग खाना पीना खाए और लास्ट में जाहिर सी बात है, जब खाना पीना ढेर सारा खाएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा। और वहाँ टॉयलेट का चार्ज जो है बहुत ही महंगा था। उसमें टॉयलेट का चार्ज था 5000 रुपया, यानी अगर आपको टॉयलेट जाना है तो 5000 रुपया देना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां ठीक है, सरकार घाटे में चल रही है, उसको PSU को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में देना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या सरकार का लगाम जो है उन निजी क्षेत्रों के ऊपर रह जाता है? क्या इसमें जनहित भी शामिल है, सार्वजनिक कल्याण भी शामिल है? निजीकरण का एक फ़ायदा और ये माना जाता है कि इसमें राजनैतिक घुसपैठ नहीं होती है। राजनैतिक घुसपैठ होने का तात्पर्य है कि PSU में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजनेताओं के फ़ोन आते हैं, उनका दबाव आता है, फला व्यक्ति को रख लीजिए, या ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गोलमोल हैं, जिनकी चर्चा हम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को आप दे देते हैं। ये तो वही बात हो जाती है जिस तरह से अगर आपके हाथ में घाव हो जाए तो आप हाथ में घाव को सही ना करा करके उसको हाथ को काट दीजिए। तो अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंप रहे हैं तो इसका तात्पर्य तो सीधा से यही है कि आप अपना हाथ काट दे रहे हैं। अब आइए चर्चा करते हैं निजीकरण के परिणाम क्या होते हैं। तो पहला परिणाम होता है, इसमें एकाधिकार मिल जाता है निजी क्षेत्र को। अभी तक क्या है, PSU में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एक इकाई होती है, एक संगठन होता है जो कि इसको प्राधिकरण बोल सकते हैं, जो कि उसको देख रेख करता है, नियुक्ति करता है और ढेर सारे निर्णय लेता है। यानी कहने का तात्पर्य है ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जबकि निजी क्षेत्र में हस्तांतरण के बाद वहाँ पर व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं, दूरगामी निर्णय लिए जाते हैं, जिससे कि वो कंपनी जो है फ़ायदे में चली जाती है। निजीकरण का दूसरा जो परिणाम है वो जनहित में गिरावट है। निजी क्षेत्रों को जनहित से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सीधा सा जो उनका मूलभूत उद्देश्य होता है वो होता है फ़ायदा, लाभ। तो वो किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण निजी क्षेत्र अपना लाभ कमाना चाहते हैं, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। निजीकरण का जो तीसरा परिणाम है वो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है। एक मार्क्सवाद की परिकल्पना थी कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाएंगी। आज के समय में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जिनके पास ढेर सारी पूंजी है, वो सारे बिजनेस पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। और अगल बगल के छोटे मोटे दुकानदार वो कहीं न कहीं आज रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो इस समय मॉल क्रांति चल रही है, ब्रांड फोबिया चल रहा है, और कहीं न कहीं हम आप भी उसके पीछे जिम्मेदार हैं कि फ़ला ब्रांड का ये ख़रीदेंगे, फ़ला ब्रांड का वो ख़रीदेंगे, वहाँ जाएंगे तो कोई मोल भाव नहीं करेंगे, लेकिन बगल में पटरी या खुमचे वाले से घंटा भर बहस करेंगे, ये महंगा है, ये सस्ता है, इस तरह से। दूसरी चीज़ हमारे आपके अंदर, या हम कह सकते हैं पब्लिक के अंदर एक कहीं न कहीं एक भावना बैठी हुई है, ये तो लोकल है। अब लोकल का तात्पर्य होता है स्वदेशी की बात हम करते हैं, जब भी करते हैं बहुत हमारे अंदर राष्ट्रवाद आता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं।
ठीक है, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो है अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं ब्रांड फोबिया को ही बढ़ावा देते हैं। तो हो क्या रहा है मित्रों, इससे क्या है, आज के समय में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। एक आंकड़े के अनुसार जो है, अगर आप बहुत डीप में ले जाएं तो 93% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ इन द हैंड ऑफ 7% पीपल, यानी विश्व का जो है 93% पैसा 7% लोगों के हाथ में है। और जनरल वे में 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द हैंड ऑफ 20%, यानी 80% पैसा 20% लोगों के हाथ में है। आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में इसका बहुत ही घातक परिणाम होगा। आने वाले समय में एक मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वो कभी भी बड़ा सपना नहीं देख पाएगा, बड़ा उद्यमी नहीं बन पाएगा। वो ज़माना जाने दीजिए जब टाटा ने, बिरला ने, डालमिया ने बिजनेस की नींव रखी थी, तब प्रतिस्पर्धा कम थी, कंपटीशन कम था, लेकिन आज वो खुद कंपटीटर हैं। अगर आज आपको कोई ब्रांड डालना है, एक साबुन बनाना चाहते हैं, आपका साबुन नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा बिजनेसमैन है साबुन का प्रचार सीधे टीवी से करता है, और जब टीवी में प्रचार आता है तभी उसको हम ब्रांड मानते हैं। और एक आम आदमी के पास, मध्यम वर्ग के जो भी व्यक्ति है, उसके अंदर इतना पैसा, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो टीवी में प्रचार करने के लिए पैसा दे सके। तो ऐसे में इन बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, इनसे कंपटीशन करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा हम आप सिर्फ नौकरी करते रहेंगे, ज़िंदगी भर नौकरी करेंगे। आज की डेट में किसी के पिताजी अगर जो है 1 लाख 2 लाख महीना कमा रहे हैं, अधिकारी हैं, तो उनका लड़का MBA करके यस सर नो सर किसी बड़ी कंपनी में जा कर के नौकरी कर रहा है। तो बहुत ही दुर्दशा इससे आने वाले समय में हो सकती है। निजीकरण का अगला परिणाम है देश की स्वायत्तता को खतरा है। आज का समय आर्थिक युग है। जिसके हाथ में पैसा है, यानी जिसको हम एक देहाती भाषा में कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर धीरे धीरे करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करते गए तो एक समय आएगा कि पूरे देश की इकॉनमी जो होगा वो निजी क्षेत्र के हाथों में होगी। और कहीं ना कहीं जो हमारा आपका शासन है वो इनसे प्रभावित होता है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। हम आप कोई बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, और ये निजी क्षेत्र के उपक्रम जो है पूरे देश पर आर्थिक रूप से कब्जा कर लेंगे। इनका हस्तक्षेप इस हद तक बढ़ सकता है कि आने वाली सरकारों को भी खतरा हो सकता है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए, रशिया में क्या हुआ। रशिया में वैगनर की आर्मी, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, देखा होगा आपने, वैगनर की आर्मी आज के समय में जैसे कि किसी सांप को पाला जाता है और वो समय आने पर मालिक को भी नहीं छोड़ता है, वही हुआ। हाँ ठीक है, किसी कारण क्या हुआ, कैसे हुआ, किन प्रकार उसको दबा दिया गया, लेकिन आने वाला समय बहुत ही भयावह हो सकता है अगर इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के जो भी उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हैं, अगर निजी क्षेत्र में हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी रही तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होने वाले हैं। निजीकरण का एक फ़ायदा यह है कि तात्कालिक रूप से GDP में वृद्धि होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, दिखता है कि देश विकास कर रहा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है? क्या बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम हैं उनका सीधा सा ध्येय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अगर आज एक ट्रेन जो है सरकारी उपक्रम की, रेल की चल रही है, तो एक गरीब आदमी भी उसमें बैठ करके बिना टिकट के भी किसी तरह किन प्रकार वो कहीं चला जाता है। लेकिन ऐसा निजी क्षेत्र में, अगर निजी क्षेत्र की ट्रेन होगी तो नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो है निजी क्षेत्र के उपक्रम जो है जन कल्याण योजनाओं को, यानी लोगों के पब्लिक वेलफेयर को कतई ध्यान नहीं देंगे, और इसका बहुत ही गलत परिणाम हो सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं सुझाव क्या हैं। तो पहला तो सुझाव ये है कि निजीकरण किया ही न जाए, क्योंकि ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हमें कोई काम दिया जाता है, द वर्क वट एवर असाइन टू अस, इफ़ वी आर नॉट कैपेबल टू डू दैट वर्क, अगर उस कार्य को करने में हम सक्षम नहीं हैं तो उसको हम दूसरे को दे दें। तो कोशिश की जाए कि निजीकरण किया ही न जाए। सेकेंड पॉइंट है, अगर निजीकरण करना अनिवार्य है तो कैसे करें।
इसका एग्जाम्पल आप निजी क्षेत्र के उपक्रमों से सीख सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है। HDFC बैंक में कुछ कर्मचारी ऑन रोल होते हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा वो छोटे मोटे काम जैसे कि वसूली, 2 पहिया वाहन के लिए जो भी किस्त बनती है, जो लोग उसको कर्ज लेते हैं यानी किस्त पर लेते हैं, उसकी वसूली के लिए वो लोग क्या है, वेंडर बना देते हैं। तो वेंडर जो होते हैं यानी डीलरशिप पॉइंट भी हम कह सकते हैं, वह लोग जो है अपने कर्मचारी रख करके उसको वसूल करते हैं और इसमें HDFC डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। क्या ये काम सरकार नहीं कर सकती है? सरकार बिल्कुल कर सकती है। जो भी पब्लिक सेक्टर के जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उसमें जो भी इस तरह के काम हैं जो सरकार के बस के नहीं हैं, उसको आज भी टेंडर दिया जा सकता है, कल भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगी, लेकिन नकेल अपने हाथ में होनी चाहिए। नकेल अपने हाथ में होनी चाहिए, अगर लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर पूरी तरह से हम उसको निजी क्षेत्र को दे देते हैं तो वो बेलगाम हो जाएंगे। इसके अलावा अगला सुझाव है कि कुछ जो हमारे जन कल्याण के मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा, इन सब सेक्टर को किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्रों को नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी कई बार आपसे बताया कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। उनको सीधा और सिंपल सा एक ही फार्मूला है, फ़ायदा फ़ायदा और फ़ायदा। तो अगर देश का विकास करना है, जन कल्याण को ध्यान देना है, तो जो मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा, इससे कतई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि सरकार जो है सबसे पहले जो सुरक्षा का विषय है, जिसमें सुरक्षाकर्मी जो भी कार्यरत हैं, उनके लिए उनके दिमाग में कहीं न कहीं संतुष्टि का भाव अवश्य आना चाहिए, स्थिरता की भावना अवश्य आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसका बहुत ही घातक परिणाम होगा। अगर कर्मचारी के दिमाग में अस्थिरता बनी रहती है, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, संतुष्टि नहीं रहती है, तो वह विकल्पों की तलाश करता है। साथ ही साथ उसके कार्य क्षमता में भी कमी आती है, क्योंकि वो पूरे मन से वो काम नहीं करेगा। कहीं न कहीं उसको आने वाले समय में अपने परिवार की चिंता लगी रहती है, अपने बुढ़ापे की चिंता लगी रहती है। अगर आप उसको पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, या इस समय ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं डिफेंस में, ठीक है, अभी 4 साल के लिए जो नियुक्ति हो रही है, उसके परिणाम आने वाले समय में अच्छे नहीं होने वाले हैं। धीरे धीरे करके क्या होगा कि लोग भागने का प्रयास करेंगे, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आए हैं, उड़ती उड़ाती खबरें भी आई हैं। और अंत में मेरा एक और सुझाव सिर्फ है कि सरकारी कर्मचारी हों चाहे निजी कर्मचारी हों, सब जनता हैं और हमारा देश प्रजातंत्र है, और जनहित को ध्यान में देना है तो सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। और ऐसे में किसी भी कर्मचारी के साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जो भी योजनाएं हों वो सबके हित के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक तात्कालिक लाभ के लिए। ठीक है, दिखता है इससे फ़ायदा हो जा रहा है, यहाँ पर ये घाटा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आखिरकार इन सब करने का उद्देश्य क्या है? इन सब चीज़ों को करने का उद्देश्य जन कल्याण ही तो है, और अगर जन कल्याण ही नहीं होगा तो ऐसी योजनाओं का फ़ायदा ही क्या। तो मित्रों, मुझे जो भी मेरे दिमाग में आया, मेरे विचार में आया, मैंने आप लोगों को शेयर किया। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई विचार आता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। धन्यवाद।